बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा घर यहाँ FM 97 के स्टूडियो से मौजूद हैं। इस वक्त मैं और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सिबात रिजवी। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज सुबह से स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है जन्नत के फूल के नाम से। और हमारा आज का जो अहम मौजू है वो है आज से चंद साल पहले होने वाला APS का वाक़या। आर्मी पब्लिक स्कूल जिसने पूरी कौम की बुनियादों को हिला के रख दिया, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए हमें नया जज्बा, नया जुनून, नई ताकत अता की। प्रोग्राम के आखिरी से में हम बात करेंगे सकूत ढाका पर कि किस तरह हमारा एक बाजू हमसे अलग हो गया। तो कौन कौन से अवामल कार फरमा थे जो इन दोनों हादसों की वजह बने। किसी भी कौम की ज़िंदगी एक फ़र्द की ज़िंदगी की तरह होती है, जिसमें बहुत ख़ास दिन भी होते हैं जो खुशियों भरे होते हैं और बहुत से गम भरे वाक़यात, गम भरे सानियात होते हैं। हमारी तारीख़ भी इन्हीं तरह के वाक़यात का मजमूआ है। जहाँ हमारी बेशुमार कामयाबियाँ हैं, वहाँ कुछ ऐसे सानियात भी हम पर गुजरे हैं कि जब भी साल का वो दिन आता है हमारी आंखें नम होती हैं, हमारी रूह गमज़दा होती है। 16 दिसंबर भी एक ऐसा ही दिन है जिस दिन हमें दो गहरे जख्म लगे। एक जब 1971 में हमारा एक हिस्सा अलग हो गया और दूसरा जब APS का वाक़या हुआ। जिंदा कौमें हमेशा अपने जो वाक़यात हैं उन्हें याद करती रहती हैं, उनसे सबक हासिल करती हैं और आगे का लाएअमल तय करती हैं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचा जा सके। और स्पेशल ट्रांसमिशन का मकसद है कि हम याद करें उन लोगों को जो इस दिन शहीद हुए, चाहे वो सकूत ढाका था, चाहे वो APS का वाक़या था, जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की अपने वतन के बच्चों के लिए, अपने वतन के बड़ों के लिए और अपने वतन की सरजमीन के लिए। अगला एक घंटा हम इंशाल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, फेसबुक वाले दोस्त देख सकते हैं, रेडियो वाले दोस्तों को मैंने बताया है, मोटिवेशनल स्पीकर और कैरियर काउंसलर, माहिर तालीम सैयद सिबात रिजवी। FM 97 के को देखने वालों को, सुनने वालों को इनका चेहरा अच्छी तरह शनासा है। आप भी इन दोनों वाक़यात के हवाले से, यानी सकूत ढाका के हवाले से या APS के हवाले से कोई बात करना चाहें, अपने जज्बात सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहें, चाहे वो बात की सूरत में हो, चाहे वो शेयर की सूरत में हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0537601961 पे। व्हाट्सएप और SMS के लिए 030239599797। फेसबुक पे मज़र चौधरी हैं मेरे साथ, थैंक यू मज़र। और सफ़ीला खान, थैंक यू वेरी मच सफ़ी। जी शाह जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। तो कौन सी चीज़ होती है शाह साहब जो फ़र्द की ज़िंदगी में या कौमों की ज़िंदगी में किसी भी सानिया की वजह बनती है? वो कौन सी अवामल है जिसका इख्तिताम किसी साने पे जाके होता है? सबसे पहले तो मैं आज के इस दिन की मुनासबत से बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, इस दुख की घड़ी में उन तमाम वालिदैन, उन तमाम लोग जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, वो नन्हे फूल जो आज से 6 साल पहले आज ही के दिन मुरझा गए, और वो कलियां जो अभी खिली भी नहीं थी उनको नजर आतिश कर दिया गया। और इतनी वो किसी ने बड़ा खूब कहा कि माँ ही जानती है कि बेटा कैसे जवान किया जाता है। तो ये और किसी को इस बात का शायद अंदाज़ा ही नहीं हो सकता, लेकिन उन तमाम माँओं के साथ उनका दुख शरीक करते हैं, उनके साथ दुख में शामिल होते हैं और अल्लाह ताला की हुजूर दुआ करते हैं कि वो जो नन्हे शहीद
आज तक खुदा ताला की बारगाह में तमाम वो लोग पहुँचे होंगे कि जो लड़के, जो बहादुरी से, जो जवान मर्द वो पहुँचे होंगे, लेकिन शायद ये पहला ही कोई मौका होगा कि रब ताला की जन्नत जो है वो इन फूलों से सजी होगी। तो उन तमाम माओं के दुख में बराबर के शरीक हैं। फैज़ल साहब, जो भी कौमें अपने हिस्ट्री को, अपने पास्ट को, कहा जाता है कि पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है, तो उसकी किसी ने बड़ी ज़बरदस्त जो है तशरीह की कि पास्ट वो है जिससे आप अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। पास्ट की और कोई तारीफ नहीं है। जो कौमें अपने पास्ट को, अपने माजी को भुला देती हैं, उनके साथ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हमेशा हमें बताती है कि हमने किस तरह अपने फ्यूचर को बनाना है। तो मुल्क पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो हमारे लिए एक दर्सगाह की हैसियत रखती है। तभी एक मजमून मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है बच्चों को, ताकि वो पता चले उनको कि पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ। ये कड़ियाँ हैं बेसिकली। जैसे आज के ही दिन के 2 वाक़यात हैं, सुकूत ढाका का और 16 दिसंबर जो ये मंसूब किया जाता है साने APS का। आप अगर कुछ साल पहले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी थी, जिस तरह से दहशत गर्दी की लपेट में ये मुल्क जो आया हुआ था, इसकी बड़ी एक सादी सी और बड़ी प्योर सी एग्जाम्पल है कि दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क को पाकिस्तान का वजूद काबिल कबूल नहीं, सबसे पहली बात। और आप अगर पीछे जाएं और आप तारीख के औराक की वर्ग गर्दानी की जाए तो हमें बिल्कुल ये बातें अयाम मिलती हैं कि भारत जो हमारा दुश्मन है वो ये ख्वाब सजाए हुए था कि कुछ ही दिनों की बात है, ये मुल्क नहीं चलेगा खुदा न खास्ता, और ये फेलियर का सामना करके नाकाम होके वापस हमारे साथ आ मिलेंगे। उसी में 65 का वाक़या है, उसी में 1971 का वाक़या है, और बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब उन्होंने फिर ओछे हटकंदे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए कि जैसे भी हो हमें इस मुल्क को रिवर्ट करना है। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपका एक बहुत बड़ा कॉल कि देयर इज़ नो पावर ऑन दिस अर्थ टू अनडू पाकिस्तान, क्योंकि ये औलिया की सरजमीन है, ये औलिया का फैज़ान है, ये नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई और आपकी जो बरक़ात के साथ ये मुल्क जो है मार्ज वजूद में है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है। लेकिन अग़यार जो हैं वो हमेशा इसी तगोदो में लगे रहे कि इसको ख़त्म किया जाए। 16 दिसंबर का जो वाक़या है ये भी इसी की एक कड़ी है, और ये न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक है, ये पाकिस्तान की जो इतनी अवाम है, ठीक है, ना सिर्फ जैसे आपने पहले बात की कि एक बाजू पाकिस्तान का अलग हो गया, ठीक है, तो जो हदीस का मफहूम भी है कि पूरे जिस्म में किसी एक जगह अगर तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है। अगर पहले कभी ऐसा नहीं भी हुआ तो ये जो वाक़या है ये हुआ तो पेशावर में, लेकिन इसकी जो दर्द, इसकी तकलीफ, इसकी चुभन पूरे पाकिस्तान में महसूस की गई, और हर माँ बोल उठी, पुकार उठी कि ये क्या हो रहा है। हर बाप अश्क बार हुआ कि ये क्या हो गया। हर बहन ने अपने भाइयों की सलामती के लिए दुआ की, हर भाई ने अपने भाइयों की सलामती के लिए दुआ की, हर उस्ताद ने अपने बच्चों की खैर बरकत के लिए दुआ की। तो ये एक पूरी कौम को जगा देने का वाक़या, ठीक है, एक वो कहते हैं ना कि फेलियर लीड्स टू सक्सेस, तो ये वाक़या बड़ा दिल खराश है, लेकिन ऐसे वाक़यात जो होते हैं वो हमें हमारी प्रोग्रेस की तरफ लेके जाते हैं, भलाई की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो जिस वक्त ये APS का वाक़या हुआ आज से 6 साल पहले, उस वक्त यकीनन मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अरूज पे थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। लेकिन उससे पहले हम देखते थे कि यानी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को, मसाजिद को, इमाम बारगाहों को निशाना बनाया जाता था। ये पहला वाक़या था APS का कि इतनी शिद्दत के साथ, या उससे पहले अगर कुछ तालीमी इदारों को था भी तो खाली बिल्डिंग्स को उड़ाया जाता था। तो खाली बिल्डिंग्स को उड़ाना और फिर एक अदारे के अंदर तालिब इल्मों को शहीद करना, इसके पीछे क्या मजमूम मकासद हो सकते हैं दहशतगर्दों के या मुल्क दुश्मन नासर के? फैज़ल साहब, जब भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे जो मकसद होता है वो हरासा करना, डराना बेसिकली मकसूद होता है। इससे पहले जितने भी वाक़यात आपकी नज़र से गुजरे उसमें जो ज़्यादा मकसद होता था वो ये होता था कि लोगों को हरासा किया जाए, डराया जाए लोगों को, ठीक है। लेकिन ये जो वाक़या है ये अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ वाक़या था, जिसमें न सिर्फ डराया गया
बल्कि बहुत से लोगों को उनकी जो है वो जान से उनको हाथ धोने पड़े। और बच्चों को टारगेट करने का, बच्चे बड़े हसास होते हैं। आप देखें जरा सा भी कोई वाकया, कोई इस तरह की ठंड का आप देख लें, जरा सी ठंड पड़े तो माँ बच्चे को बिस्तर से निकालना नहीं चाहती। जरा सी गर्मी ज्यादा पड़ना शुरू हो जाए तो माँ कहती है मेरे बच्चे को ठंडी जगह पे मैं उसको रखूं, उसको गर्मी ना लगे। ये जो वाकया है अगयार की बड़ी सोची समझी साजिश मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ, कि अगर किसी भी कौम को आपने तबाह बर्बाद करना है तो उसके फ्यूचर के ऊपर आप हिट करें। और रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसमें 65% से लेके 70% तक यूथ है। और यूथ जो है वो हर मुल्क की, हर कौम की रीढ़ की हड्डी का एक नमूना पेश कर रहा होता है। अब मकसद क्या था, या इससे जो हमें एक सेंस मिलती है वो क्या मिलती है, एनालिसिस किया जाए इसका, कि तालिब इल्मों को शहीद करके उनको मौत की नींद सुला के बेसिकली डराना माँ बाप को था कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, माँ बाप अपने बच्चों को घर से ना निकालें, ठीक है। और एक दहशत, एक खौफ, एक ऐसा उनके अंदर खौफ हरास पैदा करना, और अपनी जो वो धात है वो कायम करने के लिए अगयार ने ये जो ओछा हटका जो है हथकंडा इसको किया इस्तेमाल। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे कौन है। आगे वो है जो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे वो है कि जिनको ये तोहफा मुल्क पाकिस्तान मिला। आगे वो कौम है कि जो इस तरह की चीज़ों से ना तो डरने वाली है ना पीछे हटने वाली है। कुछ दिन स्कूल बंद रहे उसके बाद, लेकिन फिर दोबारा से वो सिलसिला उसी आबोताब के साथ, बल्कि ज़्यादा जोश और वलवले के साथ आगे चलता रहा। आपको याद होगा, जैसे मैंने कहा कि जो पास्ट है, हिस्ट्री है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा हम पीछे चलें तो जब फिरौन को पता चला कि कोई बच्चा पैदा होगा जो आएगा, जो मेरी सारी हुकूमत के ऊपर मेरे लिए जो है ना वो नुकसान का बाइस होगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि मेरी इस पूरी रियाया के जितने बच्चे हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जिसने वो करना था वो उसी फिरौन के घर परवान चढ़ता रहा। तो ये वही बिल्कुल उसी पैरामीटर के ऊपर ये काम था कि अगर किसी भी मुल्क की नौजवान नस्ल, किसी भी मुल्क का फ्यूचर जो है, अगर आप उसको तबाह कर दें तो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। तो बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर ये एक ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से आखिरी वार किया कि दिस इज द लास्ट बैटल, इसके बाद अब दोबारा ये शायद कभी उठ नहीं सकेंगे। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि आगे हमारे जो कौम है वो कौन सी कौम है। और इस पूरी जो ये बात है, इसको शायर ने बड़ा एक अजीब तरीके से कलम बंद किया। उसने कहा कि मैं चुप था बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, मैं चुप था बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। और फिर जब पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं, जब पाक फौज ने उनको ललकारा और उनको कहा कि अब बस हो गई, इसके बाद अब तुम्हारा कोई भी ओछा हटकंडा हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और आज आप देख लें कि मुल्क पाकिस्तान की जो आज सूरत हाल है, ये आज से 10 साल पहले अगर हम बात करें तो ये सूरत हाल नहीं थी। नहीं, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन को और तरक्की को की जो शाहरा है उस पर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अभी जो आपने बात की अपनी गुफ्तगू में कि दहशतगर्द वो होता है जो आरासा करे, बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक दहशतगर्द की तारीफ ये है माय डियर लिसनर एंड व्यूअर्स के दहशतगर्द वो होता है जो आपको किसी भी जगह पर जो काम होता है वो काम ना करने दे, या जिसके खौफ की वजह से आप उस जगह पर वो काम करने ना जाएं जिस चीज़ के लिए वो जगह बनी है। मसलन मस्जिद नमाज के लिए बनी है, आप दहशतगर्द के खौफ की वजह से मस्जिद ना जाएं कि धमाका हो जाएगा। खेलों का मैदान खेलने के लिए बना है, आप वहाँ ना जाएं। स्कूल पढ़ने के लिए बने हैं, आप इसलिए ना जाएं वहाँ पढ़ने की ताकि वहाँ धमाका हो जाएगा। तो हर वो एक्ट दहशतगर्दी है जो आपको स्कूल से रोके, मस्जिद से रोके, माँ बारगाह से रोके, मंदिर से रोके, चर्च से रोके, चाहे वो ब्लास्ट की सूरत में हो या चाहे वो किसी दूसरी शक्ल में हो। तालीम, इबादत, तरक्की, स्पोर्ट्स, हर बंदे का, हर शहरी का इक्वल राइट है और उसके ऊपर किसी भी किस्म की कदगन लगाना इट्स अ टेररिस्ट एक्ट, और उसे उसी ही सख्ती के साथ हम सबको उसकी मजम्मत करनी चाहिए और हमारे दारों को उसे उसी तरह ही कुचलना चाहिए। एक मैं छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने एक जगह पढ़ा कि कांटे हमेशा अच्छाई की राह में होते हैं। अगर आप देखें गुलाब के फूल के साथ कितने कांटे होते हैं। अब वो बेसिकली जो बुराई होती है वो तहफ़्फ़ुज़ कर रही होती है उस अच्छाई का। इसी तरह अगर इन इदारों पे, मसाजिद में धमाका ना होता तो मोहब्बत, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो इश्क है उसका नमूना कैसे पता चलता।
कि धमाकों के बावजूद इस मुल्क के अंदर लोगों ने मसाजिद को आबाद किया। पहले ज्यादा शिद्दत से जैसे एक दफा वहाँ वाघा बॉर्डर पे हुआ था, बिल्कुल, तो हमने देखा था कि नेक्स्ट डे हमारे दुश्मन के स्टैंड बिल्कुल खाली थे, लेकिन हमारे पहले से ज्यादा हालांकि धमाका हमारी साइड पे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वो इकबाल ने कहा ना कि तुंदी ये बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इसमें तो दो राय है नहीं है कि हम एक अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा कौम है, हम एक बेखौफ कौम है, और हम किसी भी खतरे को जो दुश्मन की तरफ से हम पर मुसल्लत किया जाता है, किसी भी आफत, किसी भी आजमाइश को हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन फिर भी शाह साहब, जो वक्ती जज्बा है हमारा किसी भी हादसे के सामने, जैसे मसलन अर्थक्वेक आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, तो हम देखते हैं कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन कौमों में से हैं, चंद में से जो चंदा देते हैं, जो खैर खाई करते हैं। इसी तरह अभी हमने 3-4 वाक़यात कोट किए कि हम एक दिन पहले हमारे सैकड़ों लोग शहीद होते हैं, दूसरे दिन हम ज्यादा शिद्दत के साथ दुश्मन को ये दिखाने के लिए कि हम कायम हैं, हम मौजूद हैं, आओ फिर से आओ, हम फिर से तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे। लेकिन फिर भी हम इन हादसात के नतीजे में एक मैच्योर, एक खालस, एक मुहज़्ज़ब कौम बनकर क्यों नहीं उभरते? वो तासरात, वो जज्बे वक्ती क्यों होते हैं? वो चंद दिन बाद, हफ्ता 10 दिन बाद वो जज्बे मदम हो जाते हैं, फिर वैसे साल के साल जिस आज हम कर रहे हैं उस वाक़े की याद में कुछ प्रोग्राम, कुछ सेमिनार्स, कुछ पम्फलेट्स, कुछ खुसूसी सफ़ात अखबारात के, गेम ओवर। वो मुश्किल हमारे लिए रानमाई के असूल क्यों नहीं तय करते, या हम उनसे मुश्किल रानमाई क्यों नहीं लेते? कहाँ प्रॉब्लम है बीइंग ए नेशन हम? फैसल साहब, अगर आपने जैसे आपने खेल की बात की, बहुत से लोग जानवरों की आपस में लड़ाई करवाते हैं, ठीक है, जिसमें आपने बेशुमार ऐसे देखे होंगे। बटेरा एक छोटा सा जानवर है, ठीक है, बिल्कुल उसकी छोटा सा साइज है, और वो बड़ा अमन पसंद जानवर है, उसमें बिल्कुल लड़ने झगड़ने का उसका कोई मिजाज नहीं है। लेकिन देखने में आया कि बटेरों की लड़ाई का बड़ा ज्यादा रुझान है। अब बटेरे को आपस में लड़ाने के लिए क्या किया जाता है, एक थैली में डाल के भूखा प्यासा, और उस थैली को हर वक्त ऐसे हिलाते रहते हैं कि वो सोए ना। अब नींद की शिद्दत और भूख, ये दो ऐसे अवामिल हैं जो बटेरे को लड़ने पर उसको मजबूर करते हैं। और वो जानवर, वो परिंदा, वो छोटा सा जानवर जो अमन का गहवारा है, जो कभी भी नहीं लड़ता, वो भी लड़ता है। हमारी कौम को बेसिकली हर वक्त जगाए रखने की जरूरत है। इकबाल ने जो शायरी पेश की, उसका मकसद अवाम को जगाना था। हम बेसिकली कोई भी वाकया सानिया पेश आता है, हम उसमें बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन इशू ये है फैसल साहब कि हम हर वक्त उन चीज़ों को अपने सामने नहीं देखते। हम अगयार जो हैं, या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसने अपने पंजे इस तरह से हमारे अंदर गाड़ दिए हैं कि हम उन चीज़ों से निकल नहीं पाते। वो शायर ने कहा ना कि दिन तो आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। हम इन मखसूस अयाम को मना के, इनके ऊपर बात करके चुप हो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी तारीख, सबसे बड़ी बात तारीख, हमें, मुझे और आपको और हमारे से पहले भी कुछ लोग और हमारे बाद आने वाले कुछ लोग, जो बहुत से लोग हैं, उनको नहीं पता कि हमें इस्लाम हमें कैसे मिला। उनको नहीं ये इल्म कि हमें मुल्क पाकिस्तान किस तरह मिला। हमें ये दोनों चीज़ें सजी सजाई प्लेट में हमारे घर आ गई। हम मुसलमान घराने में हमने आँख खोली और हम मुसलमान हैं। लेकिन वो लोग जिनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी, जिनको कुरान पढ़ने नहीं दिया जाता था, जो छुप छुप कर इबादत करते थे, वो बेसिकली जानते हैं, समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों की जो लज्जत है वो क्या है। हमारी कौम को बेसिकली हमें तालीम की ज़रूरत है। क्यों अगयार ने तालीम के ऊपर हमला किया? क्योंकि उनको पता था कि तालीम वो एक बहुत पावरफुल वेपन है, बहुत बड़ा हथियार है, जो किसी भी जंग में सबसे ज़्यादा तबाही मचा सकता है। तो तालीम जो है वो आज इस प्लेटफॉर्म से, कि हमारे मुल्क में जब तक तालीम का निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, आप देखेंगे बहुत से ऐसी हमारे इस दुनिया में मौजूद हैं अक़वाम जो अपनी हिस्ट्री के साथ, अपने मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं तुर्की की एक मस्जिद की एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा कि जहाँ पे बच्चों के लिए प्लेइंग प्लेस है। तुर्की की मसाजिद में खेलने के लिए बच्चों के लिए अलग से जगह मुख्तस की गई है। किस लिए? कि बच्चे वहाँ खेलने की गर्ज से ही कम अज़ कम मस्जिद आएँ। और अगर आप देखें आज हमारे हर गांव में 3-3, 4-4 मसाजिद हैं, लेकिन वीरान है। तो ये तालीम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है। और आज बिल्कुल हम तालीम के ऊपर बात भी इसीलिए करने जा रहे हैं कि तालीम पे आज के दिन धमाका हुआ। आज के दिन तालीम को पाकिस्तान से ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने खातर खा कामयाबी हासिल नहीं की। कि जो अगयार समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं, शायद हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वंडर्स दुनिया में कर रहे हैं, और हो भी रहा है। पाकिस्तान के साइंटिस्ट, पाकिस्तान के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो हमें ये करना चाहिए
कि आप भी तालीम से आपका ताल्लुक है, हम भी कुछ ना कुछ तालीम फैलाने का काम करते हैं। हमें ये चाहिए कि हम अपने आने वाली नौजवान नस्ल को इस तरह का एक विजन दें, एक इस तरह का हमारा विजन नहीं है बेसिकली, बेमकसद जिंदगी। कुरान करीम में भी इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को खल्क किया ताकि वो हमारी इबादत करें। तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में कोई मकसद देकर भेजा, कोई उसका दुनिया में आने का मकसद है, मिशन है, हम वो मिशन भुला बैठे हैं। तो जिन लोगों ने अपने मिशन को पहचान लिया वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहे, लेकिन हमारी बहुत सारी आवाम जो है वो इन तमाम चीज़ों से दूर है। हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं सफाई की, ठीक है, कि अभी भी बड़ा एक ज़बरदस्त डीसी गुजरात साहब ने एक स्टेप लिया कि हर फ्रूट और सब्जी की शॉप के साथ डस्टबिन होंगी ताकि गंदगी ना फैले, ठीक है। हम अपने घर को साफ करके अपने दरवाजे के बाहर सारा गंद निकाल देते हैं। हमें ये एजुकेट करने की ज़रूरत है अपने लोगों को कि हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करना है, किस तरह इसका ख्याल रखना है। तो ये तालीम एक ऐसा वेपन है, ठीक है, जो कि हर किसी के पास अगर होगा तो हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, हमें प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर कोई भी हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा। तो ये आज का दिन मैं समझता हूँ कि तालीम के नाम कि तालीम को फ़रोग देना है, हर किसी को एजुकेट करना है, और सिर्फ सिलेबस या किताबें पढ़ना तालीम नहीं है, ठीक है। तालीम और है, तरबियत और है, डिग्री और है। बिल्कुल, वो शाह साहब कहते हैं ना कि एजुकेशन इज द नेम टू ब्रिंग द पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। तो हमारे पढ़े लिखे लोग यानी पढ़े लिखे तो नहीं कहना चाहिए, डिग्री होल्डर्स यानी जो मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत ऊपर लेवल की डिग्रीज रखते हैं हम, फिर पीएचडी, जब हम उनकी तालीम को उनके शख्सियत पर परखते हैं तो हम देखते हैं कि 10-20% के अलावा बाकी लोगों की शख्सियत, उनके अदाब, उनके मैनर्स, उनकी गुफ्तगू, उसमें वो तालीम का रंग, तालीम का असर नजर ही कोई नहीं आता। एग्जैक्टली। तो ये तालीम यानी तरबियत के बिना तालीम का कोई फायदा है आपके ख्याल में, और अगर नहीं है तो इसको किस तरह हम आम किया जा सकता है तालीम और तरबियत? इसमें देखिए, सबसे पहला जो इसमें पॉजिटिव रोल है वो तो पेरेंट्स का है, ठीक है, कि माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह है। तो पहला जो रोल है वो माँ को अदा करना चाहिए। अब ये पूरी सप्लाई चेन है, ये पूरा एक जो है ना वैल्यू चेन है कि एक माँ अपने बच्चे की तरबियत कब करेगी, जब वो माँ खुद तालीम याफ्ता होगी, जब उस माँ की अपनी तरबियत बड़ी अच्छी हुई। तो ये तो एक पूरी चेन है जो चलती जाती है, ठीक है। सो पहला रोल माँ ने प्ले किया, बाप ने प्ले किया, घर में जो बुजुर्ग हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं, फिर वो जिस गली मोहल्ले में रहते हैं वहाँ की जो सोसाइटी है, वो बच्चा तो स्कूल आता है 3, 3.5, 4 साल का, तब तक उसकी 80% रिसर्चर्स ये कहते हैं कि उसका 80% तक जहन की नशोनुमा मुकम्मल हो चुकी होती है। वो अच्छी, बुरी, मॉडरेट, हर तरह की बात सीख चुका होता है। अब ग्लास इज हाफ फुल एंड ग्लास इज हाफ एम्प्टी, अप्रोच डिफरेंट है, बात एक ही है, ग्लास आधा ही है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब बच्चा आया तो वो कुछ भी नहीं उसको आता, हमने उसको सिखाया, या माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे ने स्कूल जाना है तो स्कूल वाले ही उसको सब कुछ सिखाएंगे। स्कूल वाले ये कहते हैं कि बच्चा 80% तक बातें तो घर से सीख के आया। अगर घर में गाली गलोच है तो बच्चा वो सीखेगा, अगर घर में माँ बाप बहन भाई नमाज पढ़ते हैं तो बच्चा उस तरह से करेगा, ठीक है। आपको याद होगा एक एड टीवी पर आता था कि बच्चा और उसका वालिद दोनों बैठे हैं, तो वालिद ने अगर जो है सिगरेट सुलगाया तो बच्चे ने अपनी पेंसिल को मुंह में डाल के उसको आगे लाइटर लगाना शुरू कर दिया। तो बच्चे बिल्कुल अपने जो बड़े हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ये बड़ों को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है फ्रॉम द बिगिनिंग। बच्चा स्कूल में आया, स्कूल का पार्ट, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, जो कि 50-50 अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर उस पर पॉजिटिव चीज है तो उस पर नेगेटिव भी है। हाँ, लेकिन ये हमारा मिजाज है ना कि हम नेगेटिविटी को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें नेगेटिविटी से रुशनास कराया जाए तो हमें पता चलेगा कि ये तो चीज ठीक नहीं है। जब हमें इतना दूर रखा जाता है, ठीक है, और पहले ही डांट डपट कर दिया जाता है, तो वहां पे इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। इंसान की नेचर है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिससे रोका जाए वो उसकी तरफ जाता है, जिससे रोका जाए इंसान उसी तरफ भागता है, ठीक है। तो बच्चे को अगर उससे रोशनास करा दिया जाए कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बच्चा खुद चूज करे कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। हम जो कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं उसमें देखा कि बच्चे को पता ही नहीं मैंने अपने फ्यूचर में क्या करना है। कोई कहता है डॉक्टर बन जाओ, कोई कहता है इंजीनियर बन जाओ, कोई कुछ, बच्चा खुद भी कंफ्यूज है। तो हर इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी की बेस पे इंसान जो भी बनना चाहे वो बन सकता है। तो हमें बेसिकली बिगिनिंग से लेके फिर स्कूल से बच्चा कॉलेज में आता है, कॉलेज अपना पार्ट प्ले करे, बच्चा यूनिवर्सिटी में गया वहां पे अपना पार्ट
पार्ट प्ले करे, लेकिन जो चीज़ कांस्टेंट है वो वालिदैन है, वो मुआशरा है, वो सोसाइटी है, वो बहन भाई हैं, वो बाकी तमाम रिश्तेदार हैं। तो हमारे मुआशरे में रिश्तेदार सिर्फ यही कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ लिख ना जाए, ठीक है, ये आगे ना चला जाए, मेरे बच्चे पीछे हैं तो इसका बच्चा ही पीछे ही रहे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं, ये थोड़ी कड़वी बातें हैं ज़रूर, लेकिन हमारे मुआशरे का ये नासूर बन चुकी हैं और हमारे मुआशरे को पीछे धकेलने में इन्हीं चीज़ों का हाथ है। मैं एक मेरे दोस्त हैं, वो बाहर होते हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि जब से मैं बाहर गया हूँ मेरा एक दफ़ा भी मुखालफा चलान यानी कि नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा मैं जिस दिन पाकिस्तान आया हूँ मेरा उसी दिन चलान हुआ है। यानी कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने, लेकिन वहां जाके बाहर के मुल्क जाके वहां पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी भी किसी ना किसी एंगल से कुछ ना कुछ कोताही कमी रह जाती है, जिसकी वजह से लोग हल्का ले लेते हैं चीज़ों को। तो हर कोई गाड़ी का इंजन अगर आप देखें तो वो हर पार्ट हर पुर्जा अपने अपनी जगह पर काम करता है, तब गाड़ी चलती है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने अपनी जगह काम करते चले जाएंगे तो ये ज़िंदगी ये लाइफ अच्छी गुजरेगी। कोई भी पोर्शन कोई भी पुर्जा अपनी जगह से अगर हल जाता है, काम नहीं करता, तो गाड़ी रुक जाती है। तो हमारी गाड़ियाँ इसलिए सही तरह चल नहीं रही, रुकी हुई हैं, ठीक है, कि हमारे जो पुर्जे हैं वो सही तरह काम नहीं कर रहे। इस हादसे के बाद शाह साहब एक चीज़ जिसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ कि फील हुई होनी चाहिए, वो ये है कि आप बच्चों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल, वो किसी भी हादसे को उसको फील कर सकें, उसका तदारक कर सकें, उसको compete कर सकें और उसको शिकस्त दे सकें। अब एक हादसा है जैसे दहशतगर्दों का हमला है, लेकिन इसके अलावा बहुत से हादसा आजकल बच्चों के साथ हो रहे हैं। चूँकि बच्चों से कंसर्न हम शो कर रहे हैं और बच्चों का ही आज दिन है कि एक तो वो हादसा हो गया APS का, एक दफ़ा हो गया, अल्लाह आइंदा हमें महफूज रखे। लेकिन कुछ हादसे जो बच्चों के साथ तालीमी अदारों में, मदारस में, बाज़ारों में, गलियों में बार बार हो रहे हैं, वो एक जिनसी ज़्यादती है। बिल्कुल। और उसमें हम देखते हैं जब रिपोर्ट्स फाइनल होती हैं, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करती है पुलिस, तो मोर देन 80-90% करीबी रिलेटिव्स, इवन जो इंतहाई महरम रिश्ते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, असातिज़ा इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे उसको भी फेस नहीं कर पाते, बच्चों को हम इतनी मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं देते कि वो इस तरह के चीज़ को रेसिस्ट करें, और अगर रेसिस्ट नहीं कर पाते तो मदद के लिए पुकारें। वो इसको बर्दाश्त करने पे मजबूर होते हैं। हमने बच्चों की तरबियत पे उस तरह का फोकस नहीं किया। तो और उसमें बहुत सारी चीज़ें, मसलन ज़रूरी नहीं है कि वो जिनसी तशद्दुद हो। बच्चे को स्कूल में मारपीट हुई है, गलत चीज़, कोई गलत बगैर किसी रीज़न के या ज़रूरत से ज़्यादा, या बच्चे का टेस्ट अच्छा हुआ है लेकिन उसे मार्क्स नहीं मिले, बच्चे को दुकानदार ने ज़्यादा रेट लिया है मार्केट से। ये वो सारी चीज़ें हैं जो जैसे आपने कहा कि इंतहाई बचपन में सीखने वाली हैं, ताकि इसकी शख्सियत की जो यानी मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ है वो हो सके। तो बीइंग ए ट्रेनर या बीइंग ए कैरियर काउंसलर, आप पेरेंट्स को या सुनने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चे की तालीम अपनी जगह, तरबियत अपनी जगह, मेंटल स्ट्रेंथ उसको कैसे आप एम्पावर करेंगे, कैसे ज्यादा करेंगे? पुराने ज़माने की एक ना बड़ी मशहूर कहावत है कि सन फादर इन सन आउट, सन इन फादर आउट, कि बच्चे जो हैं वालिदैन से एक्सपोजर ही नहीं होना चाहते थे, एक्सपोज ही नहीं होना चाहते थे। वालिद साहब घर आए तो बच्चा बाहर निकल गया, जब बच्चों के घर आने का टाइम है तो वालिद साहब किसी काम पे चले गए। मैं आज के इस दिन के हवाले से खास तौर पे जो आपने बात की, बड़ी ज़बरदस्त ये आपने चीज़ जो है वो उसके ऊपर तवज्जो दिलवाई कि वालिदैन का बच्चों के साथ फ्रेंडली होना, वालिदैन का बच्चों के साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हम कई दफ़ा ये देखा कि वालिदैन जो हैं वो अपने कि जी मैं तो घर में वारद लगाऊं, तो मैं अगर बच्चों के साथ हंस बोल के बात करूंगा, फ्री बात करूंगा, तो मेरी तो कोई इज्जत नहीं करेगी, रोब नहीं रहेगा। मैं अक्सर अपनी वाइफ को भी कहता हूँ कि मेरी बेटी है जो 5 साल की, तो मैं कहता हूँ कि आप जब उसके साथ बात करें तो स्टार्ट बेटा से करें। बेटा खा लो, बेटा पी लो, बेटा ये करो, बेटा वो करो। बच्चों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। अब बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको ये बात ज़हन में आती है कि माँ ने तो सिर्फ डांटना है, बाप तो सिर्फ मारेगा, डांट डपट करेगा। उनकी जो अपनी जो पर्सनैलिटी के अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं वो और पक्के होते हैं, ना कि वो रिमूव हो जाए। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है क्लासरूम के अंदर, ठीक है, हमारा एक पूरा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट का, कभी उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लासरूम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 2025 की क्लासरूम है, उसमें हर एथनिक बैकग्राउंड का, उसमें हर रिलीजियस बैकग्राउंड का, उसमें हर
Social, पॉलिटिकल economic, एफिलिएशंस के लोग, उसमें इकोनॉमिक सिस्टम, अमीर गरीब मॉडरेट, उसमें हर तरह के मेंटल लेवल का बच्चा जो है वहां पे मौजूद है। अब वो इन्फ्लुएंसिंग प्लेस है। बच्चे की दोस्ती होती है लकीली किसी अच्छे बच्चे से, चलो ठीक हो रहता है काम, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे ग्रुपिंग में ऐड हो जाते हैं ऐसे बच्चों के साथ जो कुछ और जहनियत के होते हैं। अब वहां पे जब बच्चे की दोस्ती ऐसे बच्चे से हो जाती है, अब वहां वो अपनी तमाम की तमाम थॉट्स उसके साथ शेयर करता है। वो बच्चा अपने मेंटल लेवल के मुताबिक उसको मशवरा देता है, उसको सजेशन देता है। बच्चा वहां से तरबियत लेना शुरू कर देता है। जो काम माँ बाप का था वो नहीं हुआ तो सोसाइटी से, ठीक है, फिर आपने जो बात की कि बहुत से जो रिलेटिव्स हैं वो गलत हरकतों में, तो बच्चे उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ उनकी एफिलिएशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तमाम वो चीजें, तो करना क्या चाहिए, वालिदैन को अपने बच्चों के साथ, बच्चे का सबसे बेहतर दोस्त उसका वालिद होता है, बच्ची का सबसे बेहतरीन दोस्त उसकी वालदा होती है। जब बच्चा अपने वालिद और वालदा और घर में अपने बहन भाइयों के साथ दोस्ती करेगा तो फिर उसको कोई भी नेगेटिविटी बाहर से वो नहीं आएगी, वो प्रोटेक्टेड होगा। लेकिन जब घर में उसको प्यार मोहब्बत, उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है, तो बाहर जाके वो बच्चा फिर किसी ना किसी एंगल से अपनी बात मनवाना चाहेगा। घर में जो सबसे छोटे होते हैं उनके साथ ये बड़ा एक जो है ना अलमी है कि घर में वो सबसे छोटा है, कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो फिर बाहर जैसे भी उससे होता है, चाहे गलत तरीका इस्तेमाल करके, चाहे जैसे भी, वो अपनी इंपॉर्टेंस वहां पे वो सारी करवाता है। तो वालिदैन का जो रोल है, ठीक है, वालिदैन कहीं मुझे कहते भी हैं कि आप हर चीज उठा के वालिदैन पे डाल देते हैं। वालिदैन पे डालने की जरूरत नहीं, वालिदैन का ही फर्ज है। आपने बात की कि टीचर्स कई दफा गलत कामों में मुलविस हुए, तो जब बच्चे को घर से इंपॉर्टेंस नहीं मिलती वो टीचर्स के साथ एफिलिएट हो जाते हैं। अब टीचर्स भी इंसान है, वो भी कभी ना कभी गुमराही की तरफ चले जाते हैं या इस तरह से। तो ये बेसिकली जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आज के दिन का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हम पेरेंट्स पे डालेंगे कि पेरेंट्स, और फिर आपने बात की कि उनको फिजिकली एक्टिव करना, ये भी पेरेंट्स का काम है, ठीक है। बच्चे आजकल फिजिकल एक्टिव नहीं है, मोबाइलों पे लगे हैं, अपने बैठे हैं कंप्यूटरों पे, ठीक है, वहीं पे गेम्स कर रहे हैं। हमारे आपके टाइम में फिजिकली फोर्स करके, हमारे दादा बू हमें फोर्स करके असर से मगरब के टाइम ग्राउंड में लेकर जाते थे, खिलाते थे, हम खेलते थे, स्पोर्ट्स करते थे। लेकिन आज ये चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। तो यहाँ भी पेरेंट्स, ठीक है, मुनीर न्याजी का एक शेर है कि मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी मेरे दुश्मनों में है। हम खुद अपने आप के दुश्मन हैं। वालिदैन खुद अपने बच्चों के दुश्मन बने हुए, टाइम नहीं देना, अपने काम मामलात में मसरूफ है, वालिदा जो है वो घर के कामों में मसरूफ है, ठीक है। तो बच्चे फिर जो है वो कोई थर्ड पार्टी ढूंढते हैं जहां पे उनको अपने जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करनी है। अब कई दफा तो वो पॉजिटिव लोग उनकी लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन कई दफा नेगेटिव लोग आते हैं। वो अपने मेंटल लेवल के मुताबिक उसको गाइड करते हैं और बच्चा जो है वो गुमराही की तरफ चला जाता है। तो पेरेंट्स का जो किरदार है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रोग्राम के आखिरी 12 मिनट हैं लिसनर्स, तो शाह साहब जैसे हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात सकूत ढाका की करते हैं कि जब हम तारीख पढ़ते हैं कि क्यों हुआ बांग्लादेश क्यों हो गया, तो उसमें जो सबसे नुमाया चीज़ हमें मिलती है वो ये है कि हमने सोशल जस्टिस कायम नहीं किया, हमने सूबाई तासब को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। हमने जो वो एक रवायती तंग नजरी होती है खुद को सुपीरियर समझने की या किसी को कमतर समझने की, उसका दामन ना छोड़ा। नतीजतन हम 2 लख्त हो गए, हमारा मुल्क आधा रह गया। अब जिन अवामल की वजह से पहले हम टूटे वो आज भी उसी तरह एग्जिस्ट मौजूद है, बिल्कुल उसी ताकत के साथ या शायद उससे भी ज्यादा ताकत के साथ। खुदा ना करे कि दोबारा कोई इस तरह का हादसा हो, लेकिन जाहिर है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है अगर आप सबक नहीं सीखते। बिल्कुल, जो हमने बात की शुरू में, तो सबक सीखने पर हम तैयार नहीं हैं। जो हमारा निसाब है, जो हमारे बच्चे हैं, ये निसाब पढ़ के जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं या जो हम उन्हें ग्रेड्स के मार्क्स के चक्कर में डाल रहे हैं, वो तो नहीं लगता कि वो जो एक हुब्बुल वतनी का एक जज्बा होता है वो कोई बहुत बेहतरी से डेवलप होगा या बहुत शानदार तरीके से, जानदार तरीके से डेवलप होगा। तो जज्बा हुब्बुल वतनी किस तरह बच्चों में पैदा किया जाए, पाकिस्तान को वो प्रायोरिटी नंबर 1 समझे, पाकिस्तान के लिए वो अपना तन मन धन जो देने की जो उनकी है वो उस पर हमेशा एग्री रहें। दूसरा, जिन यानी अवामल की वजह से कौम या मुल्क कमज़ोर होता है
वो उन अवामल से, जिसमें मैंने कहा सूबाई तासुब है, खुद को बरतर समझना है, वसाइल की मुनसफाना तकसीम है, वगैरह वगैरह। क्या, क्योंकि ये इन्हीं बच्चों ने कल को भागदौड़ संभालनी है, तो कल को जब ये ऊपर आए तो फिर ये बीमारियां खत्म हो जाए। तो निसाब के अंदर आप कौन सी चेंजेस यानी इसको सजेस्ट करेंगे? टीचर्स को किस तरह ट्रेन करना आप मुनासिब समझेंगे? मीडिया का रोल क्या होगा? पेरेंट्स का रोल क्या होगा? इस पे अगर आप मुख्तसर से गुफ्तगू करें। सुकूत ढाका की बात में सबसे पहली चीज तो आती है कि जब से पाकिस्तान बना उसी दिन से, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि हमारा जो दुश्मन है वो कभी भी उसने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया, पाकिस्तान के वजूद को वो तस्लीम ही नहीं करता। उसी दिन से वो इस चीज में लगा हुआ था कि इनको किस तरह हमने तोड़ना है, और वो 1971 में कामयाब भी हो गए कि उन्होंने किस तरह से मार्च 1971 में इस तहरीक का आगाज किया और अपनी जो फौजें हैं उनको बांग्लादेश में उन्होंने उतार दी, और इस तरह सारा मामला जो है ये हुआ। अब ये जो आपने बात की कि आज भी ये तमाम चीजें मौजूद हैं, हमें ये मुल्क पाकिस्तान कितनी मेहनत से मिला हमें पता ही नहीं। वो दिन अयाम आते हैं, 14 अगस्त का कर लें, 23 मार्च का कर लें, 6 सितंबर का कर लें, हम उस दिन उस चीज को करके बाद में हम उसको भूल जाते हैं। हमें कॉन्टिन्यूस, वो जो बटेरे वाली मैंने की ना बात, हमें कॉन्टिन्यूसली हिट की जरूरत है। निसाब की आपने बात की, तो निसाब भी हम, मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैंने उनको कहा कि बीकॉम में के बैंक रिकंसिलेशन क्या है, तो वो सोचने लग गया। तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे बैंक रिकंसिलेशन का सवाल लिख दो, तो उसने लिख दिया। हम बच्चों को सिर्फ सवाल पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे, हम बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर रहे, हम ब्रेन वॉशिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनको सवाल पढ़ा रहे हैं। यहां से यहां तक पढ़ लो, यहां से यहां तक पेपर में आएगा, पेपर दे दिया, मार्क्स ले लिए, दैट्स इट। निसाब का मकसद, कुरान करीम भी एक निसाब है। क्या हमने कभी उसमें ऐसे किया कि यहां से यहां तक पढ़ लो, दैट्स इट? क्या अल्लाह ने जब हमें कहा कि ये निसाब है, इसको पढ़ो तो एंड पे रोजे क़यामत पेपर होगा, तो क्या अल्लाह ने उसको महदूद किया? ला महदूद है। इसी तरह जो स्कूल कॉलेज का सिलेबस है वो भी ला महदूद होना चाहिए। उसके अंदर तारीख पढ़ाई जानी चाहिए, उसके अंदर इस्लाम पढ़ाया जाना चाहिए, उसके अंदर साइंस, तिब, तमाम चीज़ें हों, लेकिन उनको ये इस तरह से पढ़ाया जाए कि उनको जहन नशीन हो जाए। ठीक है, बच्चे को ये तो पता है कि इब्राहिम लिंकन ने कब जो है वो बागडोर संभाली अमेरिका की, ठीक है, किस तरह से कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान बनाने के लिए कायदे आजम और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ और कितने लोग थे। लोगों को उन और लोगों के नाम ही नहीं याद। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर से वालिदैन, ठीक है, मेरी पूरी की पूरी तवज्जो का मरकज सिर्फ वालिदैन है कि वालिदैन घर में, ठीक है, मेरी बेटी 5 साल की है, मैं जब भी लाहौर जाता हूँ मैं उसको मज़ार इकबाल पर उसको लेकर जाता हूँ, उसको बताता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम इस मुल्क में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने बच्चों को, स्कूल के टूर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल जाते हैं मज़ार इकबाल पर, इधर उधर सब जगहों पर, लेकिन 1 दफ़ा 2 दफ़ा के बाद बच्चे कहते हैं बोरिंग प्लेसेस, हमने क्या करना जाके। कॉन्टिन्यूसली बटेरे वाली कॉन्टिन्यूस हिट जो है, ठीक है, पत्थर पर भी कतरा कतरा पानी गिरता रहे तो सुराख कर देता है। इन बच्चों को अगर हम डेली थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपनी हिस्ट्री, कुछ ना कुछ अपने जो हमारा कल्चर है, कुछ ना कुछ हम अपनी रवायात, इक़दार इनको समझाएंगे, तो हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे सीख जाएं, और जब ये बड़े हों तो इनके अंदर वो जोश और जज्बा और बलबला इनके अंदर सराहियत कर जाए। हमारे बच्चे जो हैं वो अगियार के पीछे चलते हैं, उनके हीरोज जो हैं वो लोग हैं। कभी भी उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा मेरे हीरो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है या अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। ठीक है, इनको लोग, इकबाल की शायरी लोग इसलिए नहीं पढ़ते कि मुश्किल है, जो चीज़ जब तक नहीं पढ़ेंगे मुश्किल लगेगी। तो टीचर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी अल्लाह की तरफ से कि वो दीन की तालीम दें, ठीक है, मदारस के अंदर, ठीक है, वो दीन की तालीम दें। हिस्ट्री के ऊपर बड़ी हमारी कड़ी जो है वो नज़र होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा दुश्मन मुल्क किसी भी चीज़ को लेके, हिस्ट्री को लेके, उसको तोड़ मोड़ के, उसमें फिल्म बना के हमें दे देता है, हम देख के उसी को सच मान लेते हैं, हालांकि उसके अंदर बहुत सी चेंजिंग होती है। तो हिस्ट्री के साथ जब हम नहीं जुड़ेंगे, हमें इस मुल्क की इम्पोर्टेंस नहीं पता, जब तक पता चलेगी हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते और आगे बेहतरी नहीं हो सकती। तो वालिदैन का रोल, टीचर्स का रोल सबसे पहले है, उसके बाद फिर बाकी तमाम चीज़ें आती हैं। बहुत शुक्रिया आयशा साहब। यकीनन किसी भी हादसे के जो असबाक होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो हर तबका फ़िक्र पर कुछ जिम्मेदारियां डालते हैं, उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो हुकूमत हो, वो दफाई इदारे हों, वो असातिज़ा हो, मीडिया हो। यानी APS का वाक़या है तो कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ आप टीचर्स को अलर्ट होना चाहिए या
जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको अलर्ट होना चाहिए, एक बैंक मैनेजर को भी उसी तरह अलर्ट होना चाहिए, एक रेडी वाले को भी उसी तरह अलर्ट होना चाहिए। इसी तरह जो जो हादसे हमने सीखे हैं, हादसों से जो रिजल्ट हमने सीखे हैं, वो हम सब पे 22 करोड़ लोगों पे हर एक पे इनफरादी तौर पर कुछ जिम्मेदारियां आयद करते हैं। हमें उन जिम्मेदारियों को जानना है और फिर उनको पहचान के समझ के फिर उस पर अपना रोल प्ले करना है। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हमें वक्त देने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशहूर हूँ सैयद सबात रिजवी साहब का कि हमेशा की तरह वो इस शो में आए और अपनी इल्मी गुफ्तगू से हमारे अज़हान को क्लियर किया और हमारी रहनुमाई फरमाई कि किस तरह हम आगे आने वाले दिनों में अपनी तालीम को, अपने रोल्स को, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए टीचर या बीइंग ए पाकिस्तानी बेहतर कर सकते हैं। सुनते रहिए, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन अभी जारी हैं। एक छोटी सी मैं एक बात और उसमें ऐड करना चाहूँगा। बातें बहुत सी होती हैं, वक्त कम होता है कि हम अपने बच्चों को मौत के साथ उनका जो है ना सिस्टम कनेक्शन वो नहीं जोड़ते। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि मौत बरहक है, ये आनी ही आनी है और इसकी तैयारी, और इसके लिए तैयारी भी बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो शायर ने भी इस चीज को ऐसे कलमबंद किया ना कि गुस्ले मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो, मैं चला हूँ उन्हीं से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। मौत उनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या हजर, इससे बचना भी क्या, आ गई आ गई। तो ये तो आनी ही आनी है। तो बेहतर है कि शायद ने फिर कहा कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो हर इंसान ने दुनिया से जाना है, जान देनी है। तो बेहतर यही है कि ये जो जान अल्लाह ने हमें दी है, हम ये अल्लाह की राह में दे दें। कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया दीदातार, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे शाह साहब ने अपने कंक्लूडिंग नोट में ये कहा कि बच्चों को तैयार कीजिए कि आखिर अल्लाह के हजूर पेश होना है, हमने इस दुनिया को छोड़ जाना है। तो याद रखिए कि अल्लाह के हजूर फ़ख्र के साथ पेश होने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बच्चों को इस तरह तैयार कीजिए कि वो सही मानों में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खिदमत करें। अल्लाह ताला उनसे और आप सबसे राज़ी हो जाएगा और यकीनन पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, क्योंकि वतन की जो खिदमत है, हम वतनों की जो खिदमत है, ये खालिक के करीब होने का सबसे आसान तरीका है। अल्लाह ताला हमें सही समझ तो अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हमें देखने का और हमें सुनने का और हमें वक्त देने का। जैसे कि मैंने कहा कि आज के दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेंगी। अगले होस्ट इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद स्टूडियोज़ को ज्वाइन करेंगे। मुझे और शाह साहब को इजाज़त दीजिए। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।